नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में हिंदुस्तान की राजनीति में ईमान और धर्म का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी का राष्ट्र प्रेम और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद। दिल्ली की बॉर्डर से लेकर चीन के बॉर्डर तक कैसे जंग छिड़ी हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। राहुल के ज्ञान का नड्डा वाला चैप्टर। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता रहूं कि कौन है ये? प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। चीन पर क्या राहुल ने नोटपैड पर लिखवाया? और आप अपने नोटपैड में ये लिख लीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है। क्या किसानों को बेवकूफ बनाया गया? किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। किसान आंदोलन का आखिरी रास्ता क्या? सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं। मोदी की राष्ट्रभक्ति वर्सेस राहुल का राष्ट्र प्रेम। मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। कौन किसान का हमदर्द? किसने दिया दर्द? आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। इनको सिखाया गया, आरएसएस के लोगों को सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। कौन किसानों का सगा है और किसने किसानों को ठगा है? दरअसल आज पूरे दिन इसी पर जंग छिड़ी रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन सियासी डिक्शनरी में जिस शब्द के इर्द गिर्द सबसे बड़ी चर्चा हो रही है उसकी वजह है राहुल गांधी। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर कौन है राजनीति का प्रोफेसर और कौन है बहानेबाज स्टूडेंट। 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आज अपने विजन और मिशन की संपूर्ण व्याख्या की। किसान आंदोलन के समर्थन और विरोध के विचार वाली लकीर का बुनियादी फर्क समझाया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के भविष्य को चुनावी जीत और हार के चश्मे से देखने वालों को ये उनका सीधा जवाब है। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है। राहुल ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। इन शब्दों के प्रयोग के पीछे उन हमलों का जवाब है जो बीजेपी की तरफ से उनकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उठाए जाते हैं। राहुल गांधी ने अपना धर्म और ईमान देश को बताया। तो उनके दिल में है, वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था।
तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। राहुल गांधी ने अतीत के पन्ने खोले, आज पर बात की और भविष्य को लेकर बड़ी बात कही। जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो जाए। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, राष्ट्रीय नीति से लेकर कूटनीति तक कांग्रेस के विचारों पर उठ रहे हर सवाल का जवाब अपने अंदाज में राहुल ने दिया। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला तो बॉर्डर पार चालबाज चीन की साजिशों पर लाल झंडा दिखाया। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहता है। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार डोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया। वो टेस्ट कर रहा है। राहुल के राष्ट्रवाद की परिभाषा और जेपी नड्डा प्रोफेसर वाले कटाक्ष पर बीजेपी का रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया। प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। राहुल ने प्रोफेसर शब्द का प्रयोग किया तो जवाब में बीजेपी ने फीसदी छात्र से तुलना की, यानी राष्ट्रीय मुद्दे की सियासी लड़ाई प्रोफेसर और छात्र पर आ गई। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी ने जो संदेश आज दिया, उस संदेश के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर हल्ला बोला। उनकी तल्ख बयानबाजी से ये साफ था कि मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और उनका काम देश की जनता को हर खतरे से आगाह करना है, चाहे इसके लिए कितना भी कांग्रेस को सियासी नुकसान उठाना पड़े और चाहे इसके लिए वो कितने भी अकेले पड़ जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। भारत चीन बॉर्डर को लेकर छपी एक रिपोर्ट पर दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सियासी बम फोड़ा। अब ऐसे में फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवालों का बम फोड़ दिया। राहुल गांधी से जब ये सवाल, खासतौर पर जेपी नड्डा के दागे हुए सवाल के बारे में पीसी में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा प्रोफेसर हैं क्या मेरे, और तब से ये सियासत शुरू हो गई है। किसान आंदोलन पर पक्ष और विपक्ष की पूरी सियासत अब 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला शब्द है प्रोफेसर, दूसरा शब्द है गुलाम, तीसरा शब्द है राष्ट्रवादी, चौथा शब्द है बहानेबाज। आखिर नड्डा बनाम राहुल की सियासी लड़ाई को पहले समझिए। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या? अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। ये जुबानी जंग जबरदस्त है, जिसका अखाड़ा दिल्ली बॉर्डर से लेकर भारत और चीन का बॉर्डर है। शुरुआत चीन के अतिक्रमण को लेकर राहुल गांधी के एक ट्वीट से हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सवाल दाग दिए। पहले कमान पर कटाक्ष ताना, फिर पूछा अब जबकि राहुल छुट्टी
छुट्टी से लौटकर आ चुके हैं, जरा हिम्मत दिखाएं और बताएं कि आखिर चीन और किसानों पर देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 1, कांग्रेस किसानों को भ्रमित क्यों कर रही है? क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की? क्यों देश का किसान गरीब है? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 2, राहुल गांधी, उनका वंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 3, क्या वो इस बात से इंकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर भूमि, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश की जिस भूमि का वो जिक्र कर रहे हैं, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद पंडित नेहरू ने चीनियों को तोहफे में दी थी। राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 4, बार बार कांग्रेस चीन के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देती है? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 5, क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चीन और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से हुए एमओयू को खारिज करने की नीयत रखते हैं? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 6, क्या वो उनके परिवार के नियंत्रण वाले ट्रस्ट्स को चीन से मिले दान को लौटाने का इरादा रखते हैं? राहुल से नड्डा का सवाल नंबर 7, या फिर उनकी नीतियां और हरकतें चीनी पैसे और एमओयू से चलती रहेंगी? सियासत किसान आंदोलन को लेकर गर्म थी, लेकिन राहुल गांधी और नड्डा के सवाल जवाब वाले सेशन ने दिल्ली बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक सियासत गर्म कर दी। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सच्चाई की। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। हाथ में आरोपों का बुकलेट लिए राहुल गांधी ने आज अपने आप को किसानों का हम साथी बताया। बीजेपी ने इतिहास का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से। खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? बीजेपी का हमला सिर्फ खून की खेती पर नहीं आया, राहुल के राष्ट्रवाद पर भी परिवारवाद को हथियार बनाकर हल्ला बोला। एक ही परिवार सत्ता में रहा तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है। 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और चीन बॉर्डर पर जवान खड़े हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन को लेकर यहां सियासतदान अपने अपने दावे
और दलील को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दो मुद्दे जमकर राहुल गांधी ने उठाए, एक तो किसानों के हक का अतिक्रमण और एक चीन के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। तो आइए आपको दिखाते हैं मोदी के विजन और राहुल के अटैक के पीछे की कहानी क्या है। एक तस्वीर तीनों नए कृषि कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों को समझाने की है, तो दूसरी तस्वीर आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन की है। इन दो तस्वीरों के अलग अलग सियासी मायने हैं। मोदी हर बार विपक्ष पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी तीनों नए कृषि कानून के पीछे किसानों को खत्म करने की साजिश देख रहे हैं। आखिर किसानों का सगा कौन है, किसने किसानों को ठगा है, ये सियासी जुबानी जंग से समझिए। ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से समझें तो तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। किसानों की आमदनी डबल होगी। वहीं राहुल गांधी को इन तीनों कानूनों में किसानों का अहित और कॉर्पोरेट का हित नजर आ रहा है। हित और अहित के बीच बारीक सी लकीर है। किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की सियासी होड़ मची है, लेकिन इस होड़ से दूर किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। बुधवार को किसान और केंद्र सरकार के बीच 10वें राउंड की मीटिंग होनी है। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली मीटिंग हुई। कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद कृषि कानून को लेकर कानूनी फैसला आने की संभावना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के भाग। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर चौथ, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है। ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहिए। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। निर्णय यही हुआ है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो दूसरे फार्मर्स हैं जो उसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके उनके क्या विचार हैं और उसके आधार पर कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को जो फार्मर्स के हित में होनी चाहिए देश के। कमेटी की पहली मीटिंग हो गई, लेकिन कमेटी आगे क्या करेगी, ये बात अनिल धनवट ने आज तक को बताई। नए कानूनों में जो रिकमेंडेशंस आई है उनके बारे में उनका क्या कहना है। अगर उनमें कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे रिकमेंडेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। जी, कौन किसान का सगा है और किसने किसानों को ठगा है,
पक्ष और विपक्ष का अपना अपना स्टैंड है। कड़ाके की सर्दी में भी किसान टस से मस नहीं हो रहे। उस पर विपक्ष की लामबंदी केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा रही है। जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा उतना ही मुश्किल सरकार के लिए अपनी छवि बचाना है। ऐसे में इस पूरे मसले का हल ढूंढना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट पर न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए आपको दिखाते हैं तांडव पर कैसे सियासी तांडव नहीं थम रहा है। जैसे ही वेब सीरीज तांडव रिलीज हुआ उसके बाद से शहर शहर बवाल शुरू हो गया। बीते दिन तांडव के टीम ने माफी तक मांगी, लेकिन माफी कबूल नहीं है और हंगामा जारी। वेब सीरीज तांडव पर मचा सबसे बड़ा तांडव। तांडव में विवाद की असली जड़ क्या है? तांडव पर बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? अब तांडव पर यूपी और महाराष्ट्र में तलवारें खींचेंगी। हिंदू देवी देवताओं को अपन नहीं सहेंगे। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ कहां हुई एफआईआर? तांडव पर अभी और कितना तांडव मचेगा? दरअसल जैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज तांडव रिलीज हुआ, लोगों का आक्रोश भी शहर शहर रिलीज हो गया। आपको बताएं, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। लोग आग बबूला हैं, गुस्से इस बात से हैं कि आखिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इन वेब सीरीज बनाने वालों को लाइसेंस किसने दिया, ये उनका सवाल है। 100 करोड़ बहुसंख्यक हिंदू का अपमान दिखाया जा रहा है इस मूवी में। सनातन धर्म का अपमान ये भड़कता आक्रोश वेब सीरीज तांडव के खिलाफ शहर दर शहर बढ़ता ही जा रहा है। और इन भड़कती भावनाओं को देख तांडव की टीम ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन देश के आक्रोश का जो ट्रेलर सामने आया है वो यही बता रहा है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलने वाला है। तो फिर आगे क्या होने वाला है? तांडव पर कौन सा नया तूफान उठने वाला है? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसकी पूरी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, तांडव पर मचे तांडव का क्लाइमेक्स भी तगड़ा ही है। घर और हमारी संस्कृति पे जमात जाएगी तो डूब के मारेंगे। तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने वेब सीरीज में जो राजनीति दिखाई, उस राजनीति से कौन सी आग लगने वाली है, शायद ये अली अब्बास जफर को भी पता नहीं होगा। प्रधानमंत्री उसे खाली कर रहा है। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम। मैं हिदायत दे रहा हूं कि हम लोग बंसी बजाते हैं एक तरफ तो चक्र सुदर्शन भी चलाते हैं और खड्ग और तलवार भी चलाते हैं। जिस दिन हिंदू हथियार उठा लेगा उस दिन इन जिहादी मानसिकता के लोगों को, इन आतंकी मानसिकता के लोगों को फिर वेब सीरीज बनाना तो दूर रहा, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमान करना भी ये भूल जाएंगे। मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते हैं ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव ने ऐसी आग लगाई है कि देश में बुझने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र में रखकर किस प्रकार की अभद्रता और अमर्यादित गाली गलौज की भाषा की जा रही है। अंदर एक गुस्सा है और मेरा तो नाम ही शिवा है, इसलिए बहुत सारा है। इस तांडव के विवाद की असली जड़ हम आपको दिखाएं, उससे पहले तांडव पर भड़कता आक्रोश आपको दिखाते हैं। शुरुआत यूपी से करते हैं। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ साधुओं का ये गुस्सा देखिए। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों ने इकट्ठा होकर तांडव का विरोध किया। साधु संतों ने वेब सीरीज के पोस्टरों को पहले पैरों से रौंदा और उसके बाद पोस्टरों में आग लगा दी। इस सिनेमा जगत में, बॉलीवुड में आज तक देखता चला आया हूँ, मुस्लिम हीरोज़ के द्वारा जो है हमारे सनातनी देवी देवताओं का हमेशा अपमान किया गया और हमेशा अपमानित करने का ये प्रयास और षड्यंत्र करते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इनके ऊपर रोक लगावे, सेंसर बोर्ड इस मूवी को बैन करे, अन्यथा इनके खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश जनमानस में पैदा होगा। सरकार से मांग नहीं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि आपने हिंदू के नाम पर वोट लिया है, हिंदू की रक्षा के नाम पर वोट लिया है, इसलिए चाहे राज्य गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल का गवर्नमेंट हो, ऐसे सेंसर बोर्ड पर बैन लगाना चाहिए और इन दुष्टों को सजा देनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो हमारा साधु समाज और भक्त समाज, भारत के प्रत्येक हिंदू इनको सजा देने के लिए तैयार है। हरियाणा के फतेहाबाद में भी सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज का खुलकर विरोध किया गया। बजरंग दल और गौ रक्षा दल ने एक साथ मिलकर तांडव के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। आप ट्रेलर भी देखोगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू धर्म का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। उसमें दिखाया गया है कि भगवान शिव को एक गुंडा टाइप रूप दिखाया गया है कहीं ना कहीं, और उसके साथ व्यक्ति होता है जो नारद मुनि का रूप कर रहा है और वो बोलते हैं कि राम के भक्त बहुत हो चुके हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कीजिए, राम के भक्त बहुत हो चुके हैं। आप जिससे इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि राजस्थान के झालावाड़ में भी तांडव के विरोध के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। यहाँ भरत सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज को बैन करने की मांग की और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा भी मांगा। आज तक ब्यूरो। तांडव के रिलीज होने के बाद दरअसल अब मुकदमेबाजी और एफआईआर की सीरीज रिलीज हो गई है। जी हाँ, ये सीरीज चल पड़ी है अलग अलग शहरों में, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, तमाम जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है अब इस सीरीज के खिलाफ। लेकिन अब आइए आपको जरा दिखाते हैं, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं टीम की गिरफ्तारी तो नहीं होगी, क्योंकि लखनऊ से एक टीम रवाना हो गई है मुंबई के लिए। वेब सीरीज में काम करने वालों से पूछताछ की जाएगी। किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमरी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। वेब सीरीज तांडव में विवाद की जड़ ये है। जरा सा गौर करते ही आप समझ जाएंगे कि वेब सीरीज तांडव में आजादी के ये नारे जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से। वेब सीरीज तांडव में विवाद की जड़ ये है जिसमें एक्टर जिशान अय्यूब को कलयुग के शिव के तौर पर दिखाया गया है। वेब सीरीज तांडव में विवाद की जड़ ये है, एक डायलॉग में कहा गया है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो राजा है और सैफ अली खान को एक तानाशाह के तौर पर दिखाया गया है। इन विवादित सीन, डायलॉग, नारों के साथ
वेब सीरीज तांडव रिलीज हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो तांडव मचा है, ऐसा लग रहा है कि आधा देश उबल रहा है। वेब सीरीज की पूरी टीम ने बिना देर किए माफी मांग ली। वेब सीरीज तांडव पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है और इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जोड़ना महज एक संयोग है। इस वेब सीरीज की कास्ट या क्रू का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, जाति, समाज, धर्म या धार्मिक विचारों, किसी संस्थान, किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इस शो की पूरी कास्ट और क्रू जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। लेकिन तांडव का विरोध करने वालों को ये माफी काफी नहीं लगी और वेब सीरीज के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर लगनी शुरू हो गई। लखनऊ में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ग्रेटर नोएडा में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल में तांडव के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। तांडव को डिब्बे में बंद कराने के लिए सबसे पहली एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई और यूपी पुलिस के तेज तर्रार 4 अफसरों की एक टीम आगे की कार्रवाई करने के लिए अपने निजी वाहन से मुंबई के लिए रवाना हो गई। ये अधिकारी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से पूछताछ कर सकते हैं। दूसरी एफआईआर ग्रेटर नोएडा में हुई। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने में दर्ज केस में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर, कंपनी के कंटेंट हेड के साथ ही एक्टर्स को भी आरोपी बनाया गया है। सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर के नाम भी एफआईआर में हैं। इन सभी के खिलाफ 153A यानी धार्मिक विद्वेष फैलाने, 295 यानी पूजा स्थल को कलंकित करने, 505 यानी अशांति फैलाने के साथ पुलिस बल को नीचा दिखाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। ग्रेटर नोएडा में शिकायतकर्ता ने कहा कि इस वेब सीरीज के एक सीन में पुलिस वालों को डायल 100 की गाड़ी के अंदर शराब पीते और वर्दी के साथ दिखाया गया है, जिससे पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। तांडव वेब सीरीज के निर्देशक, अमेजन प्राइम के इंडिया हेड, अभिनेता, अभिनेत्री और लेखकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और चूंकि इसमें SC/ST एक्ट भी लगा है तो इसमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसकी विवेचना की जाएगी। निष्पक्ष विवेचना इसकी की जा रही है। सबसे दिलचस्प तो ये है कि तांडव का कुछ हिस्सा ग्रेटर नोएडा में शूट किया गया था, जो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने के अंतर्गत ही आता है। ताजा एफआईआर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने में दर्ज हुई है, जिसमें एक शख्स ने बकायदा वेब सीरीज की क्लिपिंग देकर शिकायत दी है कि ये वेब सीरीज धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है, साथ ही साथ जो पुलिस है उसकी छवि को भी धूमिल करती है, जिसके बाद अलग अलग धाराओं में रबुपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एफआईआर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। आज तक जितनी फिल्में बनी, हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? और इस पे कोई तांडव करता है और हम विरोध करते हैं तो इस पे उनको बुरा क्यों लगता है? इसका उनको जवाब देना चाहिए। शायद तुष्टीकरण की राजनीति में ये ठीक नहीं है। जिस तरह से जीसान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। मुंबई में भी बीजेपी ने तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज बीजेपी नेता राम कदम घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने धरना देकर बैठ गए। आज तक ब्यूरो। भाई आपको दिखाते हैं जो हर साल आप देखते और सुनते हैं, कोहरे का सितम। जी हाँ, कोहरे ने कोहराम बचा रखा है उत्तर भारत में कई राज्यों में। यूपी, हरियाणा देखना मुश्किल हो रहा है।
कोहरे में दिल्ली गायब है। कोहरे में यूपी के कई शहर खो से गए हैं। राजस्थान भी अंधा बनाने वाली धुंध की चपेट में है। हरियाणा में भी कोहरे ने सब कुछ गायब सा कर दिया है। जी हां, एक तो ठंड, ऊपर से कोहरा। मौसम का जिंदगी पर यह सबसे घातक प्रहार है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।